जब आपकी बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूं, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूं। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूं और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूं, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूं मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में है, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूं और आपको विश्वास भी दिलाती हूं कि आप मुझे जितना प्यार दोगे, उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूं, भरोसा दिला सकती हूं। और आप सब जानते हैं, यहीं पे कुरुक्षेत्र की भूमि में, हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया और क्या कहा था उस समय कि जब जब अन्याय होगा, जब जब इस दुनिया में अन्याय होगा, तो सच्चाई और न्याय की आवाज उठेगी, मैं प्रकट होऊंगा, भगवान प्रकट होंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये आपकी परंपरा है। तो जब हम विनेश की बात करते हैं, सिर्फ विनेश का संघर्ष नहीं था, ये सिर्फ एक महिला का संघर्ष नहीं था, ये आप सबका संघर्ष है, ये आप सबकी लड़ाई है। जब इनके साथ अन्याय होता है, आप सबके साथ अन्याय होता है, आप सबका भरोसा टूटता है, आप सबके साथ विश्वासघात होता है। और आपकी परंपरा रही है, भगवत गीता की सीख से ही महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया। आज उनका जन्म दिवस है। आज अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें एक बात याद आती है, सत्यमेव जयते, अहिंसा, सत्य। और कहां से मिली उनको ये बातें? भगवत गीता से मिली, भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से मिली, उनके संदेश से मिली। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, दशहरे पे हम किस चीज की विजय मना रहे हैं? न्याय की विजय मनाने जाएंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय, असत्य के खिलाफ सत्य की विजय मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी महान धार्मिक परंपरा है और खास तौर से यहाँ आपकी धरती की। सरकार के पैसे भाई और बहनों किसी नेता के नहीं होते, किसी के जेब के लिए नहीं होते, किसी नेता को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। सरकार के पैसे आपके पैसे होते हैं। कांग्रेस की सरकारों को देखिए, कर्नाटका में सरकार है,
तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। क्या कर रही है कांग्रेस की सरकारें? आपका पैसा आपके जेब में डाल रही हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे देके, पेंशन, पुराना पेंशन दिलवा के, ऐसी स्कीम लाके जिससे आपको आपके पैसे मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसानों को एमएसपी दिलवा के। और यहां क्या हो रहा है? जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां जो आपके पैसे हैं, जो आपका हक है, वो आपसे छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब में जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के आप शादियां देखिए, किस तरह से जश्न मना रहे हैं। इतने बड़े बड़े गहने, समझ में ही नहीं आता कि कहां से आते हैं इतने सारे पैसे। और यहां आप अपने बेटों की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, तो क्या करते हैं आप? आपको कर्ज लेना पड़ता है और जिंदगी भर मेहनत करते रहिए। आजकल इतना लगता है कि कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो आप मेहनत करें, आप पसीना बहाएं, आप खून बहाएं और आपसे लूटा जाए। बड़े बड़े उद्योगपति फूले फले। मैं ये नहीं कहती हूं कि उद्योगपतियों की जगह नहीं है, इस देश में उनकी भी जगह है। हाँ, बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, उद्योग बनाएं, रोजगार दिलवाएं, देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि 16 लाख करोड़ रुपए, इतने हैं कि मैं भूल जाती हूं कि लाख है कि हजार। 16 लाख करोड़ रुपए कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं बहनों और भाइयों। लेकिन जब किसान कर्ज उठाता है तो अपने उद्योग को बड़ा करने के लिए नहीं उठाता कि मेरी 10 फैक्ट्रियां हैं, चलो मैं एक और खोल लेता हूं। जब किसान कर्ज उठाता है, कर्ज लेता है, तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, अपनी मां की इलाज के लिए लेता है, अपने बेटे के फीस भरने के लिए लेता है। उसका कर्ज माफ नहीं होगा। उसका कर्ज माफ करने की बात होती है तो ये लोग कहते हैं पैसे नहीं है। पूरी मीडिया से कहलवाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जैसी स्कीम है। ये लोग कहते हैं कि कर्ज माफ करेंगे, ये लोग कहते हैं कि आपको पैसे दिलवाएंगे, ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को हर महीने कुछ देंगे। झूठ है, पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, अगर पैसे नहीं है, अगर हमारी स्कीमों के लिए पैसे नहीं है, अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, अगर महिलाओं को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, तो आपने इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कैसे कर डाले? इसका जवाब नहीं है इनके पास। बहनों और भाइयों, आपके किसानों ने दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहाकर इस देश का पेट भरा है। इस देश के अन्नदाता हो आप। आपने बेटे बेटियां पैदा की तो वो बेटे बेटियां इस देश की गर्व बने। आपके बेटे सरहद पे गए, शहीद हुए इस देश के लिए। तमाम जवान आज भी हरियाणा के बेटे हैं। हरियाणा की बेटियां मेहनत करती हैं, देश के लिए परिश्रम करती हैं, चाहे पहलवानी में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कहीं जाकर अपना जॉब कर रही हो, मेहनत करती हैं, कमाती हैं आपके लिए, लेकिन इस देश के लिए भी नाम कमाती हैं। तो ये वो प्रदेश है जिसने सदियों से इस देश को ताकत दी है, इस देश को सही दिशा दिखाई है, इस देश को सही रास्ता दिखाया है। ये आपका हरियाणा प्रदेश किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश है। यहां आकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। दिल्ली तो पास में ही है, आना जाना काफी हो जाता है। मेरे बच्चे गुड़गांव में पढ़े, मेरा अपना भी अनुभव है आपके प्रदेश का। मेरी बहनें बैठी हैं। कुछ सालों पहले, लगभग 8 साल पहले, मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी, तब वो हरियाणा प्रदेश के लिए बास्केटबॉल खेली।
तो वो भी खेल कूद में तेज है। जब उसको यहां आना था एक कैंप के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चाह रही थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले सीखे, तो मैंने कहा मैं छोड़ आती हूं। मैं यहां आई, सोनेपत के पास एक जगह थी जहां पे स्कूल में कैंप था, कोचिंग का कैंप था। तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कैंप में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूं और वो चली जाएगी और शाम को मैं आके ले लूंगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है, सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में। यहां सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूं। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे। बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना। कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतजार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊंगी, वहीं बैठ जाऊंगी, पूरा दिन इंतजार करना है मुझे। तो दादू के साथ मैं घर चली गई। मुझे घर ले गए अपने, घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीजें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो प्रियंका हैं। तो अब मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी अचानक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया, और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की, और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और पराठे बनाने लग गई, सबके लिए खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूं कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे, जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे, ये नौकरी दिलवा दो, एक काम करा दो। कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूं हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार,
तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं करते, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां, जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को, जब नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं देश के लिए शहीद होने के लिए, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। आपको ये एक फैमिली आईडी दे दी, पहचान पत्र जिसमें परिवार के हर सदस्य का नाम, हर सदस्य की आमदनी चाहिए इनको। मैं मिली थी कुछ लोगों से, भैया के साथ 2 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जब से ये आईडी आया है तब से मुसीबत ही मुसीबत है। सबकी आमदनी जोड़ दी है और कईयों की आमदनी नहीं है, वो उसमें झूठी आमदनी डाल के जोड़ दी और फिर कह दिया कि ना तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारी तो आमदनी बहुत है, या कह दिया कि जो किसान को सुविधाएं मिलती हैं वो तुम्हें मिलेंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत है। तो इस तरह से आपको गुमराह करने का काम किया है। 10 साल हो गए 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है, तो कब खड़े होगे इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है फिर से, वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। फिर इनकी नीयत यही है कि जनता को लूटो, देश आगे बढ़े ना बढ़े, जनता आगे बढ़े ना बढ़े, बस हमारी सत्ता रहनी चाहिए। और चुनाव के समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता को बांट दो। यही एक काम उन्होंने किया है इस देश में, जनता को बांटा है। जनता को जातियों में, धर्मों में बांट बांट कर, फूट फैलाकर, आपसी नफरत फैलाकर
यही काम किया है। मेरे ख्याल से इन्होंने कभी संघर्ष देखा ही नहीं है, कभी दुख झेला ही नहीं है। जिस तरह से आप रोज झेल रहे हैं, जिस तरह का आप दर्द रोज झेलते हैं, देखते हैं, एक रोटी को बनाने के लिए, खाने के लिए, वो इतनी सी कमाई के लिए जितना संघर्ष आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने किया है। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम स्कैम तो इन्हीं के हैं। यहां पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, देखिए, डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवे स्कीम का घोटाला, HSSC घोटाला, 30 पेपर लीक। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हो पढ़ाने के लिए, बेचारा भर्ती का पेपर देने के लिए ट्यूशन करता है, ट्यूशन के लिए आप कर्ज लेते हो, ट्यूशन करता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य खत्म। अब इंतजार करो, भर्ती नहीं निकलती। अब उसको लगता है कि भाई भर्ती निकल जाएगी, आज नहीं तो कल, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, करते करते इंतजार करता है, भर्ती नहीं निकलती, बेरोजगार रहता है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देता, ये सोच के कि चलो मैंने पेपर कर लिया, कभी ना कभी तो निकलेगी। तो एकदम पूरी तरह से आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। हर तरह से आपको पीस रखा है, आपको घेरा हुआ है। आपको मालूम होगा, हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, 30। और इसमें क्या होता है, आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती। आप सोचते हो चलो मैंने पेपर दे दिया, आज नहीं तो कल भर्ती तो होनी है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देते हो, समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आपकी भर्ती नहीं होती, आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान क्या करता है, भटकता है। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं, जो स्कैम पे स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। पूरी लिस्ट है स्कैमों की, जहां आप देखें वहां पे घूस या स्कैम। और आपके लिए कैसी स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता? अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे मां बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया इस देश के लिए। ये मिल रहा है।